हेलो ऑल द व्यूअर्स ऑफ माय अथॉरिटी। आज हम पढ़ेंगे इंडियन फेडरलिज्म इन थ्योरी, फेडरल एंड यूनाइटरी फीचर्स, अ होलिस्टिक एक्सप्लोरेशन। देखेंगे इसकी कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है, भारत का जो संघवाद है, वो थ्योरी में कैसा है, वास्तव में फेडरल फीचर कैसे हैं और यूनाइटरी फीचर्स इसके कैसे हैं, बिकॉज ये दोनों का मिला जुला रूप है। इसकी होलिस्टिक स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। द अनफिनिश्ड सिम्फनी ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, जो भारत का संघवाद है उसकी अधूरी सिम्फनी देखेंगे। ओके मतलब फेडरल और यूनाइटरी का एक मिक्स कंपोजिशन कैसा होता है, एक अलग तरीके का यूनिक स्ट्रक्चर देखेंगे। व्हेन द फार्मर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान के जो फार्मर्स थे जिन्होंने उसे बनाया, सेट डाउन बैठे थे टू डिजाइन इंडियाज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, भारत के राजनीतिक स्वरूप को बनाने के लिए वो फार्मर्स जब बैठे थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, ओके, दे वारंट स्टार्टिंग विद अ क्लीन स्लेट। लेकिन उन्होंने कोई क्लीन से स्लेट क्या होती है जिसपे हम कुछ ड्राइंग बनाते हैं, कुछ लिखते हैं, ठीक है, वहां से स्टार्ट नहीं किया था। ओके दे वर बैटलिंग द स्कैर्स ऑफ पार्टीशन, क्योंकि वो कहाँ पर लड़ रहे थे, जहाँ पर पार्टीशन हो रहा था। द मेमोरीज ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लिटेशन, जो ब्रिटिश ने हम पर राज किया था, वो किससे जूझ रहे थे, उन्होंने किस चीज़ को फेस किया था, जो पार्टीशन हुआ था, जो विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसका घाव उनके ऊपर लगा हुआ था। एंड उसके बाद जो कॉलोनियल, जो औपनिवेशिक शोषण हुआ था हमारा, एंड द शीयर डाइवर्सिटी, जो विविधताएं देखने को मिली, उपमहाद्वीप, जो सब कॉन्टिनेंट इंडिया की जो अलग अलग रिलीजियस हिस्ट्रीज वगैरह है, उन सब से वो सब जूझ रहे थे, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा इतिहास में बहुत ज़्यादा धर्मों, भाषाओं के आधार पर शोषण देखने को मिला। दस इंडियन फेडरलिज्म, जो भारत का संघवाद है, वॉज नॉट कार्व्ड आउट एज द डॉक्ट्रिनेर मॉडल बेस्ड प्योरली ऑन थ्योरी। इसीलिए कहा जाता है जो भारत का जो संघवाद है वो सिर्फ थ्योरी पर बेस्ड नहीं है, यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो तो थ्योरी पर बेस्ड है। ओके उसमें लाइक यूएस का मॉडल जैसा हम देखने को मिलता है, भारत का जो संघवाद है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह नहीं है, केवल सिद्धांत पर आधारित नहीं है, प्रिंसिपल्स पर मॉडल, सिद्धांतवादी मॉडल नहीं है। ओके इट वाज स्कल्प्टेड लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रैग्मेटिक, फ्लेक्सिबल, रिसिलियंट। इसे एक जीवित जीव की तरह गढ़ा गया था, यानी जिंदा था, जो व्यवहारिक, लचीला और मतलब फ्लेक्सिबल था बहुत ज़्यादा अपनी इन थ्योरी। जब हम बात करते हैं सिद्धांततः, यानी सिद्धांत में, थ्योरी के रूप में, तो इंडिया इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ स्टेट। तब आर्टिकल 1 में कहते हैं कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है भारत। नॉट अ फेडरेशन ऑफ ऑटोनोमस प्रोविंसेस, ना कि जो स्वायत्त प्रांतों का संघ है, इसे स्वायत्त प्रांतों का संघ नहीं कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। बट इंडियन फेडरलिज्म रिमेन्स फैसिनेटिंग। लेकिन फिर भी भारत का जो संघवाद है उसकी जो विशेषताएं हैं, ब्लेंड ऑफ फेडरल फीचर्स, उसमें दोनों फीचर्स हैं। फेडरल फीचर्स का मतलब होता है पावर्स शेयर की गई है, रीजनल ऑटोनॉमी को दी गई है, यानी क्षेत्रीय स्वायत्तता भी प्रदान की गई है, और यूनाइटरी फीचर भी देखने को मिलता है जहाँ सेंटर डोमिनेंस करता है और बहुत ज़रूरी डोमिनेंस करता है। ठीक है, लेट पील अवे द लेयर केयरफुली। हम देखते हैं एक एक इंपॉर्टेंट फीचर्स को। सबसे पहले देखेंगे फेडरल फीचर्स को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के फेडरल फीचर्स को देखेंगे। इंडियन फेडरलिज्म डिस्प्लेज स्ट्रॉन्ग फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी संघवादी ढांचा देखने को मिलता है, यानी जो इंश्योर करता है पावर इज नॉट मोनोपोलाइज्ड। किसी एक इंसान या एक पार्टी के द्वारा पावर को, सत्ता को चलाया नहीं गया है। यहाँ पर सिर्फ सेंटर क्या है, अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, एनार्किज्म नहीं कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, हेयर इज अ डीप डाइव में हम देखते हैं डुअल पॉलिटी। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा डुअल पॉलिटी, द सेंटर एंड द स्टेट। हमारे यहाँ दो प्रकार की राजनीति है जिसमें सेंटर भी है और स्टेट भी है। स्टार्ट करते हैं। टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, अपने अपने स्वतंत्रता के रूप में काम करते हैं। तो अब देखते हैं इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे कि राजस्थान एजुकेशन पॉलिसी, जो राजस्थान में शिक्षा की नीतियाँ हैं। तमिलनाडु के अंदर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, जो शहरों को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। इसमें दिखने को मिलता है स्टेट्स जो होते हैं, राज्य जो होते हैं, एक्ट विद इन देयर ओन जुरिस्डिक्शन। जो स्टेट होते हैं वो अपने क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में काम करते हैं। जैसे राजस्थान अपने तरीके से करेगा, और वी कैन से दैट तमिलनाडु अपने तरीके से करेगा, बिहार अपने तरीके से करेगा। तो ये सब अलग अलग स्टेट अपने जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार में काम करते हैं विदाउट इंटरफेरेंस, ना कि हस्तक्षेप होता है। अनलेस लॉज आर चेजिंग विद सेंट्रल एक्ट्स, अगर
लॉज जो है इम्पॉर्टेंट, मतलब सेंटर पीछा नहीं करती है, सेंटर हस्तक्षेप नहीं करेगा इफ़ लॉज जो है एकदम पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और किसी भी तरीके से क्लैश नहीं हो रहे हैं, ओके, क्लैश नहीं हो रहे हैं, तब तक सेंटर बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब एक रियल लाइफ कनेक्शन देखते हैं जिससे और हमें क्लैरिटी मिलती है कि ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, यानी जो महामारी हुई थी, जो बहुत आपदा आई थी कोविड-19 वाली, महाराष्ट्र एंड केरला, ये दो स्टेट हैं, महाराष्ट्र है और केरला है, हैड देयर ओन हेल्थ प्रोटोकॉल्स, इनके खुद के अपने हेल्थ प्रोटोकॉल्स थे, ठीक है। इवन व्हेन द सेंटर इशूड एडवाइजरीज, सेंटर ने अपने खुद के अलग एडवाइजरीज सबको एक कहा था कि आप इस चीज़ की पालन करो, एक कोई एडवाइजरीज दी थी, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र और केरला ने वो नहीं अपनाते हुए अपने स्टेट की अलग पॉलिसीज प्रोटोकॉल्स अपनाए थे। द स्टेट एक्सरसाइज्ड ऑटोनॉमी, अपनी स्वायत्त राज्य, ये जो दोनों राज्य थे अपने तरीके से एक्सरसाइज कर रहे थे अपनी पावर को विद इन लार्जर नेशनल फ्रेमवर्क, इस लार्ज इंडिया के नेशनल फ्रेमवर्क में जहां सेंटर ने सभी को एक अलग प्रोटोकॉल दिए, वहीं इन दोनों राष्ट्रों ने अपने तरीके से इस जो बीमारी है उसको हैंडल किया था, जो ये पैंडेमिक आया था। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया ना, कनेक्शन हम एग्जाम्पल में ऐड कर सकते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारे यहाँ डुअल पॉलिटी है सेंटर और स्टेट की। अब नेक्स्ट फीचर देखते हैं, फेडरल फीचर में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हम, ओके, यानी लिखित संविधान है हमारे यहाँ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट, ऐसा नहीं है इसकी कॉपी की हुई है, 3-4 कॉपियाँ हैं और इतना बड़ा सा लिख दिया, नहीं, सिंगल कॉपी है, एक ही कॉपी है इसकी, और बहुत ही ज़्यादा फ्रेमवर्क जो है वो बहुत रिटन है, लिखा हुआ है, लेंदियस इन द वर्ल्ड। अब देखिए वर्ल्ड का सबसे कहते हैं ना लेंदी, बहुत बड़ा सारा, हॉलमार्क ऑफ फेडरलिज्म, और ये एक तरीके से हॉलमार्क होता है ना जो चीज़ को वेरीफाइड करता है कि यस आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एकदम फेडरलिज्म पर आधारित है, तो ये हॉलमार्क है, इससे हमें वेरीफाइड हो जाते हैं हम लोग कि यस हमारे यहाँ रिटन डॉक्यूमेंट जो है फेडरलिज्म को वेरीफाई करता है, ओके। इट क्लियरली डेलिनिएट्स पावर, डेलिनेट करना यानी पावर्स को शेयर करना, ठीक है। अनलाइक ब्रिटेन्स अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन, ब्रिटेन किस पर चलता है, अपने पारंपरिक तरीकों से, जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में पारंपरिक तरीके हैं, वहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लिखा हुआ नहीं है, वो परंपराओं पर चलता है, पर भारत के अंदर लिखा हुआ सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट है, लेंदिएस्ट है। इससे हमें समझ में आता है कि वाई इंपॉर्टेंट, ये ज़रूरी क्यों हो जाता है, तो क्लैरिटी जो होती है ना रिड्यूस करती है एम्बिग्यूटी को। क्या होती है एम्बिग्यूटी, किसी भी चीज़ की अस्पष्टता, ठीक है, जो चीज़ क्लियर नहीं है, अनक्लियर, ठीक है, तो जो एम्बिग्यूटी होती है ना, मतलब जो क्लैरिटी होती है, स्पष्टता अस्पष्टता को ख़त्म करती है, इसीलिए हर चीज़ लिख दी गई है हमारे संविधान में। इससे क्या होता है, दोनों स्तरों पर, बोथ लेवल्स नो देयर डोमेन, वो अपने अपने कार्य क्षेत्र, अपने अपने क्षेत्र को अच्छे से ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है उनको, तो वो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है ये, ओके। फिर हम देखते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स, 3 लिस्ट में पावर डिवाइड की गई है हमारे यहाँ पर। फेडरल फीचर का बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें यूनियन लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जिसमें डिफेंस और जो कि नेशनल सिक्योरिटी को दर्शाते हैं, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं इसमें, 97 और मोर पावरफुल भी यही है। फिर है स्टेट लिस्ट जो कि 66 सब्जेक्ट है, जिसमें क्या क्या आता है, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और एग्रीकल्चर आ जाता है। स्टेट अपने हिसाब से उस पर लॉज बनाएगी, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको। कॉन्करेंट लिस्ट है, 47 सब्जेक्ट है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिजेस वगैरह इसमें आती है, जिसपे सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाती है। फिर एग्जाम्पल देखते हैं, स्टेट्स मैनेज लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट जो है लॉ और ऑर्डर को मैनेज करती है। दैट्स वाई द पुलिस इन उत्तर प्रदेश, मान लीजिए पुलिस है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, इसीलिए जो पुलिस हम कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है, बिहार पुलिस है, तो नाम क्यों लिया जाता है, क्योंकि लॉ और ऑर्डर को कौन मेंटेन करवा रहा है, स्टेट करवा रहा है, इसीलिए जो पुलिस होता है उस पर बिहार पुलिस ऐसे नाम दिया जाता है स्टेट का, क्योंकि स्टेट के अंडर आते हैं पुलिस और वो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, नॉट अंडर द सेंट्रल होम मिनिस्ट्री। ऐसा नहीं आता ना कि इंडिया पुलिस, ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग है कि इंडियन पुलिस सर्विसेज अलग है, लेकिन वो भी बाद में जाके स्टेट में ही काम करती है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो कौन मेंटेन करवाएगी, स्टेट ही करवाएगी, अपने अपने अलग तरीके से। इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं, अनलाइक क्लासिकल फेडरेशंस, पहले क्लासिकल परंपराएं क्या थी, फेडरेशंस की पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती थी, द सेंटर कैन ओवरराइड, पहले जो है सेंटर जो होता था ना वो ओवरराइड कर लेता था, मतलब
ओवरराइड कंकरेंट लिस्ट एंड कंट्रोल्ड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि पहले जो है कंट्रोल्ड फ्लेक्सिबिलिटी थी, मतलब लचीलापन नहीं था, ठीक है। कौन हमेशा ओवरराइड करता था? सेंटर, किस पर? कंकरेंट लिस्ट पर। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसमें पावर्स दी गई है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, फोर्थ फीचर है हमारे फेडरलिज्म फीचर्स का। बोथ सेंटर, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, मस्ट एक्ट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स। कोई भी हो, चाहे सेंटर ही क्यों ना हो, स्टेट ही क्यों ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन से परे तो कुछ भी है ही नहीं भारत के अंदर। तो इन दोनों को हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट में, दायरे में रहते हुए काम करना पड़ेगा। नीदर कैन अल्टर द कॉन्स्टिट्यूशन अनलेटरली, यानी कि यूनिलेटरली, यानी कि कोई भी अपने मनमानी तरीके से अकेला होकर किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर, छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। उसमें केस स्टडी देख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट है। इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस जो 1973 है, उसमें क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बार बार हम इस चीज़ को इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल ज़रूरी हो जाते हैं हर जगह लिखना, कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ अल्टर नहीं किया जाएगा। इंश्योरिंग द फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ अनचेंजेबल, फेडरलिज्म चेंज नहीं किया जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं किया जाएगा। फिर एक फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का फीचर है, ओके, जिसमें हम देखते हैं द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, एक्ट्स एज द एम्पायर, एम्पायर होता है साम्राज्य के रूप में काम करती है, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है और एम्पायर बनती है, ओके। एम्पायर क्या होता है? जो क्रिकेट के अंदर बताता है ना क्या गलत, कौन आउट हुआ है, नॉट आउट, वो मैंने एम्पायर पढ़ लिया था, यहाँ अंपायर है, ओके। आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट कैसे एक्ट करेगी? अंपायर के तौर पे। स्टेट, अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसमें न्यूट्रल रहेगी, ना किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में, बीच में रह के निर्णय लेगी, बाइंड होगी, डिसीजन अपहोल्ड फेडरल इक्विलिब्रियम, इक्वल होगी, इक्विलिब्रियम तरीके से काम करेगी, ठीक है, बाइंडिंग करेगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक डिस्प्यूट हुआ था कहाँ? तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। किस चीज़ को लेकर? ओवर कावेरी वाटर, यानी कावेरी का जो वाटर है उसको लेकर डिस्प्यूट हुआ था, लड़ाई हुई थी। वॉज रिजॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। किसने सुलझाया? सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया, शो करके न्यूट्रल फेडरल आर्बिट्रेटर एट वर्क, अपने बिना किसी को मनमाने तरीके से न्यूट्रल होकर इस चीज़ को सुलझाया और फेडरल आर्बिट्रेटर तरीके से, ओके, संघीय मनमानी की थी वहाँ पर। फिर हम देखते हैं बाईकैमरलिज्म है हमारा यहाँ स्टेट के अंदर। बाईकैमरलिज्म, 2 हाउसेज हैं, तो द राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसे कहा जाता है, एंश्योर स्टेट रिप्रेजेंटेशन, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? स्टेट के जो रिप्रेजेंटेशन एट द नेशनल लेवल, सभी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। और दिस वर्ड वाई स्पेशल, ये इतना खास क्यों है? इट गिव्स स्टेट्स अ से नेशनल इन लॉ मेकिंग बियॉन्ड डायरेक्ट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी। ये स्टेट्स को एक तरीके से कहता है कि इन नेशनल लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टेट, ना कि डायरेक्ट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी। बियॉन्ड जाकर डायरेक्ट पॉपुलेशन यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करती, यहाँ स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। हॉलिस्टिक थॉट देखते हैं। द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, जो फेडरलिज्म की, संघवाद की जो स्पिरिट है, आत्मा है, इज अ स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत है, इवन इफ नॉट मैथमेटिकली परफेक्ट। यहाँ हम कह सकते हैं मैथमेटिकली कोई चीज़ परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है, ओके। इट इज़ अडेप्टेड टू इंडिया सिविलाइजेशन यूनिटी, ये इसने इंडिया की जो सिविलाइजेशनल यूनिटी होती है, जो चली आ रही सभ्यता की जो यूनिटी है, उसको एडमिस्ट किया है, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी के साथ अपनाया है, क्योंकि विविधताएं, हमारे यहाँ राजनीतिक विविधताएं भी बहुत है, इसीलिए। अब हम ना यूनिटरी फीचर्स देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या क्या यूनिटरी फीचर हैं इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के, ओके। इंपॉर्टेंट है दोनों ही। येट इंडियन फेडरलिज्म इज नॉट सिमेट्रिकल और टाइट, ज़रूरी नहीं है कि वो सिमेट्रिकल हो, एक ही लाइन में चलता आ रहा हो और हमेशा फेडरलिज्म को फॉलो करे, और टाइट भी नहीं है लाइक द यूएसए में फेडरलिज्म बहुत टाइट है, मतलब कहने का मतलब है लूज नहीं है, लचीला नहीं है, उसे ना चेंज नहीं किया जा सकता है यूएसए पर। इंडिया के अंदर ऐसा हो सकता है, क्या? सुदृढ़ नहीं है, एक स्थान पर नहीं है, मतलब टाइट नहीं है। इट कंटेन्स डेलिबरेट यूनिटरी एलिमेंट्स, इसमें जानबूझकर ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट शामिल किए गए हैं जो रक्षा करते हैं, टू प्रोटेक्ट किस चीज़ की? नेशनल इंटीग्रिटी, यानी राष्ट्र की अखंडता की और प्रशासनिक दक्षता की रक्षा की जाती है, इसलिए जानबूझकर इसमें
कैसे जैसे लाइक स्पेशली इन इमरजेंसी के अंदर ऐसे कंटेंट, ऐसे एलिमेंट्स शामिल किए गए हैं, यूनिटरी फीचर्स बनाया गया है भारत के संविधान को। एक्सप्लोर करते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारे यहाँ, क्या है फर्स्ट फीचर, स्ट्रॉन्ग सेंटर है। उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, सेंटर हैज़ मोर पावर्स देन स्टेट्स, सेंटर के पास स्टेट से ज़्यादा पावर दी गई है, बिल्कुल सही बात है, स्टेट से ज़्यादा पावर है सेंटर के पास। चाहे हम लिस्ट देख लीजिए, 97 सब्जेक्ट्स देख लीजिए, कॉन्करेंट लिस्ट, रेसिडरी पावर यहाँ तक सेंटर के पास है। इसीलिए एग्जाम्पल देखते हैं, सेंटर कैन लेजिस्लेट ऑन द मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट। सेंटर क्या है, जब स्टेट लिस्ट पर भी जो स्टेट के पास पावर दी गई है उसमें भी अपने तरीके से लॉ बना सकता है अंडर सर्टेन कंडीशन, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन ज़रूरी हैं। लाइक आर्टिकल 249, जब हम लेजिस्लेटिव रिलेशन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे आर्टिकल 249 विद राज्यसभा कंसेंट। ओके, हमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। केस देखते हैं, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई थी, पार्लियामेंट मेड लॉज, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था, कानून बनाया था, डायरेक्टली अफेक्टिंग द इट्स वाइल स्टेट डेमोन्स्ट्रेटिंग सेंटर सुप्रीमेसी व्हेन नीडेड। जब सेंटर को ज़रूरत पड़ती है अपनी सुप्रीमेसी दिखाने की, तब सेंटर जो है लाइक वी कैन से दैट संसद ने पूर्ववर्ती राज्य को सीधे प्रभावित करने वाले कानून बनाए, यानी जो ईस्ट साइड के स्टेट थे उनको प्रभावित हुए थे वो, और इस चीज़ को जिससे ज़रूरत पड़ने पर केंद्र की सर्वोच्चता कहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट होती है, प्रदर्शित होती है यहाँ पर। इससे पता चलता है कि यस, जो सेंटर है वो सुप्रीम है और क्या है, स्ट्रॉन्ग है। फिर हम देखते हैं सिंगल सिटीजनशिप का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है। यूएसए में तो डुअल सिटीजनशिप है, ओके, वहाँ स्टेट की अलग है, सेंटर की अलग है। तो हमारे यहाँ क्या है, अनलाइक यूएसए वेयर यू आर सिटीजन ऑफ बोथ, यूएसए के भी सिटीजन और अपने स्टेट्स। ये मान लीजिए आप यूएसए में आप रहते हो वाशिंगटन में, ठीक है, आप रहते हो कैलिफोर्निया के अंदर, ओके, कैलिफोर्निया की सिटीजनशिप अलग होगी और यूएसए की अलग होगी, तो ये अलग अलग है। इंडियंस हैव ओनली इंडियन सिटीजनशिप, आप भारत में कहीं भी चले जाइए आप भारत के नागरिक ही रहेंगे। दिस एम्फेसाइजेज नेशनल यूनिटी, यही चीज़ दर्शाती है कि आप कोई पर्टिकुलर राजस्थान की सिटीजनशिप आपको नहीं दिखानी है, बिहार की सिटीजनशिप आपको नहीं दिखानी है, आप इंडिया के नागरिक हो, और बस ये चीज़ आपकी राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करती है। ओवर किसके ऊपर, प्रोविंशियल आइडेंटिटीज़, ये नहीं कहता आप कौन से प्रांत से आ रहे हो बताइए, नहीं, सिर्फ आपको इस बात पर जोर दिया जाता है कि नेशनल यूनिटी ज़रूरी है। ऑल इंडिया सर्विसेज की हम बात करेंगे, हमारे यहाँ ये भी एक फीचर है ऑल इंडिया सर्विसेज का। ऑफिसर्स लाइक आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस आर रिक्रूटेड सेंट्रली। इन्हें कौन भर्ती इनको देता है, सेंटर, यूपीएससी, सेंटर में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भर्ती तो देता है सेंटर, बट सर्व करते हैं ये स्टेट को और यूनियन को भी करते हैं, जैसे दिल्ली वगैरह में, और तो ये स्टेट और यूनियन दोनों को ही सर्व करते हैं। अब यहाँ पे रियल वर्ल्ड का एग्जांपल देखते हैं। यंग आईएएस ऑफिसर, मान लीजिए एक बहुत ही युवा आईएएस ऑफिसर पोस्टेड इन अ रिमोट एरिया, एक ऐसे क्षेत्र में जो कि बहुत ही आइसोलेटेड एरिया है, आसाम डिस्ट्रिक्ट में, मतलब उसकी जो है पोस्टिंग हो जाती है इन वर्किंग फॉर आसाम स्टेट गवर्नमेंट, और वो किसके लिए काम करता है, आसाम की स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करता है। बट हिज कैरियर इज सर्टेनली कंट्रोल, लेकिन उसका जो करियर होता है वो कहाँ से कंट्रोल होता है, बाय द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उसके पूरे करियर को कंट्रोल करती है, सेंट्रली कंट्रोल होता है, उसकी सारी चीज़ें कहाँ से कंट्रोल होती है, सेंटर कंट्रोल करती है, भले ही वो आसाम के स्टेट गवर्नमेंट को सर्व ही क्यों ना करे। ओके, अब हम देखते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस, हमारे यहाँ पावर्स क्या क्या है। इन टाइम्स नेशनल इमरजेंसी 352, प्रेसिडेंट रूल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। अब तक तो आई होप आपको ये आर्टिकल सारे याद हो गए होंगे, क्योंकि हमने लास्ट वीडियोस में सब पर इनमें इनकी चर्चा की है, क्योंकि यूनियन फेडरलिज्म में ये आते ही आते हैं। तो सेंट्रल इस चीज़ को एज्यूम करके डायरेक्ट कंट्रोल करता है इस चीज़ से, इमरजेंसी से, किस पर, स्टेट मशीनरी पर, स्टेट के जितने भी मशीन्स हैं, मतलब स्टेट्स पर। स्टेट्स वर्चुअली बिकम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जो स्टेट्स होते हैं वो अपने आप में ही जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं, सेंटर्स की अपनी अपनी अलग यूनिट्स होते हैं, वस्तुतः केंद्र की प्रशासनिक इकाइयाँ बन जाती है उस टाइम, जिस टाइम इमरजेंसी लगती है। तो ओके, सेंटर है और उसकी यूनिट्स बन जाएगी स्टेट। ओके, फिर हम देखते हैं
रियल लाइफ एग्जाम्पल से और समझ में आता है। आफ्टर 1975 इमरजेंसी, जब इंदिरा गांधी के समय 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इफेक्टिवली सेंट्रलाइज्ड ऑल पावर। तब क्या हुआ था, इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसने मनमाने तरीके से सारी पावर को अपने हाथ में ले लिया था और सस्पेंड कर दिया था सिविल लिबर्टीज, नागरिकों की जो लिबर्टीज होती है, स्वतंत्रता होती है, उसको क्या किया था, पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया था, निलंबित कर दिया था। अ ग्रीम रिमाइंडर, ग्रीम का मतलब होता है, यानी कि हम कह सकते हैं जो केंद्रीकरण और संवैधानिक क्षमता की एक गंभीर याद दिलाता है, जिसमें आपके संविधान तक को भी जो इसमें लिखा हुआ है उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा वो किया गया था। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी थी उसका है। फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट प्रोसेसेस देखते हैं। ओके, ये फीचर है। सर्टेन पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के कुछ सर्टेन पार्ट्स हैं, कैन बी अमेंड, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। पार्लियामेंट अलोन कर सकती है ओनली, ठीक है, सब नहीं। स्टेट्स कंसेंट इज नॉट ऑलवेज नीडेड, स्टेट का कंसेंट, उसकी इच्छा जानना जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट प्रोसेस है, संशोधन किया जा सकता है। कंट्रास्ट विद द यूएसए वेयर स्टेट मस्ट रेटिफाई मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यूएसए के अंदर जो स्टेट है 50 स्टेट, उनको राजी होना पड़ेगा और रेटिफाई करना पड़ेगा, मंजूरी देनी पड़ेगी, तब जाके वहाँ जो है अमेंडमेंट्स होते हैं। इसीलिए यूएसए में अब तक बहुत कम अमेंडमेंट हुए और हमारे यहाँ 75 सालों के अंदर 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट देखने को मिल रहे हैं। रोल ऑफ गवर्नर्स की बात हम करते हैं कि जो गवर्नर्स होते हैं उनका क्या जो है रोल होता है, ठीक है, ये एक फीचर है हमारे यूनाइटरी फीचर का। तो गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय द सेंटर, कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है उन्हें अपॉइंट, ओके, इसीलिए वो सेंटर के होंगे। कैन रिजर्व बिल्स, देखिए जो गवर्नर होता है वो बिल्स को रिजर्व कर सकता है अपने पास, जो स्टेट के, किसके लिए, प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, कि हम भाई मंजूरी चाहिए हमें प्रेसिडेंट की, वो अपने पास रख सकता है। और इवन डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को खत्म कर सकता है इन एक्सट्रीम केसेस। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ गवर्नर के पास ऐसी पावर होती है कि वो एक्सट्रीम केसेस में डिसमिस कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को, सरकार को। कंट्रोवर्शियल रियल लाइफ एक एग्जांपल देखते हैं, 2022 का है ये एग्जांपल। द टसल बिटवीन द वेस्ट बंगाल, क्या हुआ था, एक टसल हो गई थी, कंफ्लिक्ट हो गया था वेस्ट बंगाल गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के बीच में, और ये रिफ्लेक्ट करता है दिस अंडरलाइनिंग सेंटर स्टेट टेंशन। अब आप देखिए गवर्नर किसका एजेंट है, सेंटर का एजेंट है, और ममता बनर्जी कहाँ की एजेंट है, स्टेट के अंदर। तो इन दोनों के अंदर क्या हो गया, टसल हो गया। तो ये किस चीज़ को एक प्रदर्शित करता है, रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ भाई सेंट्रल स्टेट में टेंशन्स होती रहती हैं। ओके, होलिस्टिक थॉट देखते हैं। तो वाई सो मेनी यूनिटरी फीचर्स, हमारे यहाँ पे बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स क्यों हैं, तो बिकॉज इंडिया इज नॉट मेयरली अ फेडरेशन, क्योंकि इंडिया सिर्फ संघवाद नहीं है, इंडिया के अंदर इट इज अ सिविलाइजेशनल एंटाइटी हेल्ड टुगेदर, दोनों चीज़ों को हेल्ड किया हुआ है थ्रू सेंचुरीज, सदियों से। डाइवर्सिटी है, नॉट अ सेट ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट प्रोविंस लाइक अमेरिका, अमेरिका की तरह कोई न्यूली इंडिपेंडेंट प्रोविंस प्रांत हमारे यहाँ नहीं है, सदियों से चले आ रहे हैं, इसीलिए हमें इस तरह का फीचर अपनाना पड़ा था। अब कंक्लूजन देखते हैं जो कि बताता है इंडियन फेडरलिज्म कोऑपरेटिव एंड इवॉल्विंग होता जा रहा है आज। इंडियन फेडरलिज्म इज द बेस्ट अंडरस्टूड, डायनेमिक प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, नॉट अ स्टैटिक थ्योरी, कोई स्थिर, और कहते हैं ना एकदम, जो कहते हैं कि एकदम ठीक है हमेशा से एक जैसी चली आ रही है, ऐसी नहीं है, बहुत बदलती रहती है। फेडरल ऑटोनॉमी है, डाइवर्स आइडेंटिटीज, लोकल गवर्नेंस हमारे यहाँ देखने को मिलती है, विद यूनिटरी कोहेशन, साथ में किसकी समरसता भी है, यूनिटरी है। नेशनल यूनिटी, सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि यूनियन विद एन इंडस्ट्रक्टेबल यूनिटी ऑफ द नेशन बट इंडस्ट्रक्टेबल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट, यानी कि हमारे यहाँ जो है जो अविनाशी संघ, जो संघ है वो है ना, उसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता है। मतलब संघ कहा जाता है जिसमें राष्ट्र की एकता अटूट रहती है लेकिन राज्यों की स्वायत्ता अविनाशी है, उन्हें तोड़ा जा सकता है। राज्यों की स्वायत्ता को तोड़ा जा सकता है, संघों की स्वायत्ता को तोड़ा नहीं जा सकता है। अ लिविंग कंट्राडिक्शन, ब्यूटिफुल मैनेज्ड है, हमारे यहाँ एक जीवंत विरोधाभास देखने को मिलता है। रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल एक मेटाफोर से हम समझते हैं, रूपक अलंकार जिसे कहते हैं। थिंक ऑफ इंडियन फेडरलिज्म लाइक अ रिवर सिस्टम, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप समझिए एक मेटाफोर्स यानी एग्जाम्पल देके समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो एक रिवर है, क्या है, नदी है, जहाँ ट्रिब्यूटरीज जो सहायक नदियाँ होती है, मान लीजिए ये एक नदी है, नदी चली आ रही है। अब सहायक नदियाँ क्या होती है, जो आके मिलती है, हम नदियों को ब्लू कलर से करेंगे, राइट। मान लीजिए ट्रिब्यूटरी है, कोई भी ट्रिब्यूटरी इधर से आती है, इधर से आती है, तो स्टेट्स क्या हो गए, ये क्या हो गए स्टेट, और इंडिया की ये क्या हो गई, रिवर सिस्टम हो गई इंडिया की फेडरलिज्म।
फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हैव देयर ओन फ्लोज, जो ट्रिब्यूटरीज होती है उनका अपना एक फ्लो अलग होता है, वो अलग चलती है, यहाँ से निकल के अलग चलती है और इसमें मिलती भी अलग है। विच इंश्योर्स द ओशियन नेशनल डेस्टिनी, क्या है इस रिवर की डेस्टिनी क्या है, भाग्य क्या है, ओशियन, क्योंकि सारी नदियाँ ओशियन में जाके मिलती है ना, समुद्र में, तो ओशियन है। इज रिच टुगेदर, लेकिन साथ में जाके मिलती है। राष्ट्र की एकता यहाँ पर पता चलती है कि सारी नदियाँ किस में मिलेगी, सेंटर में मिलेगी, और वो नेशनल डेस्टिनी है उनकी, ओशियन सभी नेशन में मिलेंगी। दस द स्पिरिट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म लाइज नॉट इन रिजिडिटी, कठोर नहीं है, कॉपरेशन है, मिलके सहयोग, ये इनको अपना सहयोग देती है, स्टेट सेंटर को, फ्लेक्सिबल है, चेंज भी हो जाती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करती है। अ प्रीवियस एक्सपेरिमेंट स्टिल अनफोल्डिंग इन 21st सेंचुरी में देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हमने बहुत ईजीली दोनों फीचर्स कवर किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।